मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं उस्मान बुज़दार, आपस की बात है। मैं उनकी कारकर्दगी पर जाता, लेकिन इतना शरीफ आदमी, इतना गुमसुम और पप्पू आदमी, और लेकिन कारकर्दगी इसी शहर में जो जॉब है, जो उनकी असल जॉब है, वो तो वो नहीं कर पा रहे। आप लोगों को बता दें कि जनाब ये काम जो है, ये आपके लिए ये काम हुआ है, आपके लिए ये काम हुआ, आपके लिए ये काम हुआ है, लोग भी कहे हाँ हमारे लिए काम हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि स्टिल यू एक्सपेक्ट कि ये लोग पाकिस्तान के वफादार हो सकते हैं मेरे और आपके लिए कोई काम करेंगे? मैं कह रहा हूं सबको समंदर में फेंके, सारी जिंदगी लेते रहे, थोड़ा दे दिया तो क्या हुआ, लेना देना तो आता है। एक अलग चीज है जो आप देखा ईदी साहब का बेटा भी 1 करोड़ का चेक दिया, 200 अरब बैठे, सारी दुनिया को सर, सारी दुनिया को अपनी मुसीबत पड़ गई है। अब शायद थोड़ा सा हमने कहा कि नहीं यार तजर्बा गलत हो गया, अमेरिका के चक्कर में आ गया, हमारे लिए भी बड़ा जरूरी। लेकिन इन द लार्जेस्ट कंट्री के लिए, मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए सी पैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्वादर पोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने ग्वादर को ऑयल पोर्ट बना दिया। अमेरिका ने तो हर स्टेज के ऊपर डिश किया। मेरा ख्याल है वी शुड बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड कि नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें अमेरिका के साथ या किसी और के साथ मोहब्बत में इन्वॉल्व होने की। कोई भी मुल्क अगर इकोनॉमिकली या मिलिटरीली अगर वो ऊपर आता है, कुछ बेहतर होता है, तो अमेरिका को बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है कि कोई बुलेट फायर नहीं हुई। आप ये भी देख लें कि अगर इतनी बेईमाना मौत जो है वो, जिसके अंदर वो 20 इंडियन सोल्जर्स उनके ऑफिसर्स गए हैं, आप तसव्वुर कीजिए कि किस तरह की मौत उनको मिली होगी, और फिर सारी रात उनके ज़ख्मी वहाँ पर पड़े रहे। ये इंडियन आर्मी अपने आप को कहती है जी वी आर द मोस्ट प्रोफेशनल पीपल अराउंड। इस रीजन के अंदर सबसे जो शैतान और ख़तरनाक मुल्क है वो इंडिया। और बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। इंटरनेशनल मुराद के हमारे कुर्बो जवार में क्या हो रहा है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं चूंकि पॉलिटिकल प्रोग्राम करता हूं तो थोड़ा इंटरनेशनल अफेयर को इग्नोर करता हूं, तो मैंने सोचा आज जरा असद महमूद साहब को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए। बड़े दिनों से ये खबरें ज़ेरे गर्दिश है वो जनाब के चीन और इंडिया जो है वो आपस में उलझ पड़े हैं, और ये तो सबको पता है कि चीन ने लद्दाख का कुछ हिस्सा जो है वो छीन लिया भारत से। उसके बाद मोदी साहब गए वहाँ पे लद्दाख में, तो एक बार सुना मुन्ना भाई MBBS बन गई, और जाली एक वीडियो भी हमने देखी जिसमें फौजी लेटे हुए थे और एक अस्पताल बना हुआ था। ये सारा मामला है क्या, क्यों अचानक चीन और इंडिया उलझ पड़े हैं? चीन और इंडिया दोनों इमर्जिंग इकोनॉमी है। अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद जो कुछ 4-5 कंट्री जिनके बारे में ये इमेजिन किया जाता है कि वो अपकमिंग इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिनमें चाइना है जो कि सुपर पावर बनने जा रहा है, इंडिया है जो कि कोशिश कर रहा है कि वो भी आगे निकल जाए, वो मुल्क जो इकोनॉमी को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, वो क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं जंग के? और फिर अचानक चीन और इंडिया ये आपस में कैसे लड़ पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने जिस तरह थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि हाँ, इमर्जिंग इकॉनमीज़ की अगर आप बात करते हैं तो ओके, इंडिया इज़ नो वेयर क्लोजर टू चाइना, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री को भी देख लें तो अगर कुछ जंगें भी जिस तरीके से मैं कहूँगा कि लड़ी गई हैं, तो उसके अंदर देख लें कि सिर्फ वही ममालिक कामयाब हुए हैं जिनकी अपनी एक बहुत मुकम्मल तरह की एक डिफेंस इंडस्ट्री है। वो तो चाइना के पास है, इंडिया के पास तो नहीं है। इंडिया तो इधर इससे पहले वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था, और अब कह सकते हैं आप वो ऑलमोस्ट को 60% उसकी जो इंपोर्ट है डिफेंस की वो अमेरिका से एक लिहाज से वो कर रहा है, एक्वायर कर रहा है वहाँ से। अब मकसद कहने का ये कि व्हाट इज़ द सिचुएशन नाउ। देखिए ना, जब दूसरी टर्म में अगर ये इंडियन वोटर्स नरेंद्र मोदी जैसे एक सब स्टैंडर्ड आदमी को, बिल्कुल मैं वेरी क्लियर व्हाट आई एम टॉकिंग, कि एक सब स्टैंडर्ड आदमी को इलेक्ट करके लेकर आ जाएंगे और नेशनल मोदी की बात भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें ना, मैं जो मेरा पॉइंट है जी कि एक तवील अरसे से सीज फायर था, चाइना अपनी जगह पोजीशन ली हुई थी, इंडिया ने अपनी जगह पोजीशन ली थी। इंडिया के हमसे झगड़े रोज होते हैं, LOC पे इंडिया कुछ कर देता है, कभी वो जहाज लेके आ जाते हैं, कभी वो कहते हैं जी हम अंदर घुस गए, कभी कुछ। तो पाकिस्तान के साथ तो उनकी लड़ाई होती रहती है, लेकिन जब से कश्मीर का मामला हुआ है पाकिस्तान से उनकी लड़ाई उस तरह नहीं हो रही, लेकिन वो उनका रुख चाइना की तरफ हो गया, वो चीन पे कब्जा करने चल पड़े। तो ये क्या, ये जो चेंज आया, क्या वो इस बात से बेफिक्र हो गए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मामला नहीं है, पाकिस्तान से कोई झगड़ा नहीं है, अब जरा चाइना को देख ले, इस वजह से हुआ है? या अमेरिका या कोई और इंटरनेशनल पावर जो है उसने दोनों को एंगेज कर दिया, क्योंकि दोनों खतरा है किसी का ना किसी हवाले से? ये बिल्कुल है, जो आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है ना, समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं आप बताएं, मुझ पे लोग कम यकीन करते हैं इंटरनेशनल अमूर के हवाले से। आई अंडरस्टैंड, आपकी ग्रिप ज्यादा है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखें तो आप ये देखेंगे कि ये जब से ये मुल्क ओके मजबूत बना, सारा कुछ है,
पूरी दुनिया के अंदर बजाय इसको कोई बेहतरी की तरफ दुनिया को ले जाने के, ये हर तरफ इसने कत्ल व गारतगरी का बाजार गर्म कर दिया। अमेरिका को हर जगह पे, हर खित्ते में, हर मुल्क के अंदर देखेंगे आप। वियतनाम की आप बात कर लीजिए, उससे पहले हिरोशिमा नागासाकी की आप देख लें, अगर एटॉमिक बम किसने गिराए। आप मिडल ईस्ट की सिचुएशन देखें, आप इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, इन सारे ममालिक को देखें। इससे हट के भी मैं समझता हूँ कि ऐसा ये दिस इज़ समथिंग वेरी ट्रू कि कोई भी मुल्क अगर इकोनॉमिकली या मिलिटरीली अगर वो ऊपर आता है, कुछ बेहतर होता है, तो अमेरिका को बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है कि नहीं आप कोई ना कुछ सिलसिला ऐसा करना है। यहाँ पे उसने फिर इंडिया को चूज किया कि जी हाँ वो इंडिया ट्रैप हुआ है। इंडिया ट्रैप नहीं, इंडिया ये बड़े शातिर लोग हैं, ट्रैप तो नहीं। उन्होंने कोशिश की कि हम अमेरिका को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। और चाइना तो सर्टली आप समझदार लोग वहाँ पर बैठे हैं, और बड़ी आई वुड से कि चाइना की जो क्रीम है वो जाती है उनकी, आई वुड से कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। उन्होंने सारी चीज़ें देखी। डेफिनेटली चाइना इज़ द वन। आप उनकी ओबोर, BRI की बात करें, उनके प्रोजेक्ट की, CPEC की आप बात करें, बिल्कुल इमर्जिंग नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है बहुत इमर्जिंग होने से भी बड़ा आगे चले गए इकोनॉमिकली। सर्टली उनका जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इकोनॉमी के हैं, और ओवरऑल भी देखा जाए रीजन के अंदर उनका जो क्लाउड आता है, तो उसको मेरा ख्याल है कि आगे पेशबंदी करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को तो चाइना ने कभी भी काज़मी साहब एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड दे क्लेम कि जी सारा लद्दाख एक लिहाज से उनका एक लिहाज से आता है। अच्छा, फिर इसी को आप देखें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे उनका एक रोड चलता था, 209 हाईवे उसको कहते हैं, जो कि उनका एक इतने साल नहीं किसी को याद आया। बस मतलब उसकी वजह मैं आपको इंडिया बिल्कुल चाइना के साथ कोई लड़ाई नहीं, उसकी वजह ये हो गई कि जब इंडिया ने वो आर्टिकल 370-35A को रिवोक किया, अब वहां पर सिचुएशन कश्मीर की ऐसी हो गई कि जो जिसके हिम्मत और को जाके जितना एरिया ले सकता है एक्चुअली वो ले ले। दैट इज द टाइम। पर देखें ना, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। एक तो उसने कुराक्रम जो पास है, चाइना ने उसको कवर किया, तसल्ली के साथ अब कर लिया। जिस तरह उन्होंने वो आगे बढ़े हैं, वो एक इंग्रेस किया है, तो जितनी भी बेहतर पोजीशन आती हैं जहाँ से वो ऊपर से इंडिया को वो चेक रख सकते हैं, उनकी मूवमेंट को चेक रख सकते हैं, वो बेहतर और डोमिनेटिंग जगहों के ऊपर आके चाइनीज़ वहाँ पर आकर बैठ गए। सर्टली ये तो नहीं हो सकता और कि जी चाइनी आर्मी ऐसे आ जाए और उनकी हुकूमत को कुछ पता ना और वो इतना आगे चले जाए। चाइना भी हमने देखा कि चाइना ने भी जंगों के बगैर अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है। जी ऐसे ही है। और उसकी स्ट्रेटेजी में जंग लड़ना शायद नहीं है, जो मुझे जहाँ तक मेरी मालूमात है बड़ा पीसफुल मुल्क रहता है अपने नेबर्स के साथ भी। और चाइना ने भी कोई पेनिट्रेशन नहीं किया कि जाके इंडिया से कोई कब्जा कर लेगी। तो इंडियंस अगर ना लद्दाख में जाते, ना आगे बढ़ते, तो शायद चाइना इस तरह का रिएक्शन नहीं देता। फिर एक देखें, एक एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना कि वो किसी सूरत के अंदर वो अपनी वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस सारे प्रोसेस के अंदर चाइनीज़ आगे आए, उन्होंने अपने बंकर्स बनाए, अपनी पोजीशंस को मुस्तहकम किया, कोई बुलेट फायर नहीं हुई। आप ये भी देख लें कि अगर इतनी बेईमाना मौत जो है वो जिसके अंदर वो 20 इंडियन सोल्जर्स उनके ऑफिसर्स गए हैं, आप तसव्वुर कीजिए कि किस तरह की मौत उनको मिली होगी। और फिर सारी रात उनके जख्मी वहां पर पड़े रहे। ये इंडियन आर्मी अपने आप को कहती है जी वी आर द मोस्ट प्रोफेशनल पीपल अराउंड। तो इसका नुकसान हालत क्या, इससे इंडिया को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टर है। अगर इंडिया किसी ना किसी जंग में, किसी ना किसी उसमें उलझ जाता है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी जाहिर है हमसे बेहतर इकोनॉमी है उनकी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस पर इफेक्ट नहीं आएगा? इफेक्ट तो डेफिनेटली, एक तो कोविड-19 ने उनको बड़ा इफेक्ट किया, पहले तो आप ये कह लीजिए। दूसरी चीज़ यही कि उनका एक प्रोपेगेंडा था, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने बॉलीवुड से ओवरऑल उनका जो सिलसिला था मेस्मराइज किया हुआ था। उनके जो फॉरेन ऑफिसर्स थे वो बड़ा बेहतर काम कर रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर ये फैले हुए थे। बट प्रैक्टिकली नाउ द पीपल इन द वर्ल्ड हैव रियलाइज्ड कि इंडिया उनको बड़ी खूबसूरती से बेवकूफ़ बना के अपने मकासद हासिल करता रहा है। और इस रीजन के अंदर सबसे जो शैतान और ख़तरनाक मुल्क है वो इंडिया। आप इमेजिन करें इसकी कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट थी। आप श्रीलंका को ले लें, भूटान को ले लें, आप नेपाल को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लें। बांग्लादेश के अंदर इसके इतना इंग्रेस है कि बांग्लादेश के जो जनरली जो लोग हैं वो इतना परेशान है कि भाई इंडियन आते हैं वहाँ पर उनको दुगनी तिगनी तनख्वाह के ऊपर रखते हैं, और जो नेटिव बांग्लादेश के लोग हैं उनको उसी से इंतहाई कम तनख्वाहों के ऊपर रखते हैं। चाइना के बारे में भी ये है कि चाइना चूंकि जब से हांगकांग चाइना ने वापस लिया बरतानिया से, अब ताइवान के बारे में सोचते हैं जी कि ताइवान भी चूंकि उसका हिस्सा रहा है, तो चाइना भी अब कमोबेश उसी सोच का है, हामिल है जिस तरह का इंडिया है। इंडिया समझता है कि जो सब कॉन्टिनेंट में जितने मुल्क सेपरेट हो गए हैं उनको ऑक्यूपाई करे, और चाइना भी सोचता है कि जो उससे मुल्क अलहदा हुए थे वो वापस ले ले। जैसे हांगकांग तो चलो किसी मुआहदे के तहत वापस हुआ, फिर ताइवान है।
अब साउथ चाइना की तरफ भी वियतनाम या फिलिपाइन ये जितने कंट्रीज हैं, देखिए इंडिया जो है वो उसको ये मशवरा दिया जा रहा है। मैंने भी खबर पढ़ी चलते चलते कि जी वो अमेरिका ने कहा जी कि वो जो साउथ चाइना का इलाका है, सीट है, वहां इंडिया को पेनिट्रेट करना चाहिए। तो वो पेनिट्रेट करके करेगा मैं क्या? आपसे दो तीन चीजें अर्ज करूं। पहली बात तो ये है कि इंडिया का और चाइना का किसी तरह का कोई मवाजना नहीं है। अगर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ऐसे हम उसको गेज करते नहीं, बट दोनों एटॉमिक पावर है, खुदा ना खास्ता अगर जंग होती है दूसरी चीज तो फिर रिजर्व कहाँ रह गए, फिर लोग कहाँ रह गए? मैं आपसे बिल्कुल फिर तो वो चल रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, और तीसरे हम बैठे हैं बीच में। ये तीन मुल्क हैं। अब दुनिया को फिक्र नहीं है कि तीन एटॉमिक पावर लड़ रहे हैं। पहले तो हमारी बड़ी फिक्र थी कि लड़ना पड़े जनाब पाकिस्तान एटम बम न चला दे। अब किसी को फिक्र नहीं है कि एटम बम में अब देखिए ना, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया का क्या थानेदारी का ताल्लुक आता है। वाई इंडिया को ले लें, अमेरिका को ले लें, अमेरिका कहाँ पे बैठा हुआ है? साउथ चाइना सी की उसको फिक्र खाई जा रही है। जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया के अंदर ट्रबल क्रिएटर कंट्री है, इसको इस तरीके से ले लें। और फिर वो प्रॉक्सीज भी खेलता है। कुछ ममालिक ऐसे होते हैं उनको वो साथ लेके ऑपरेट करता है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने साथ शामिल कर लिया, फिलीपीन को साथ शामिल कर लिया, जापान थोड़ा इस सारे सिलसिले से अलग है। नो व्हाट आई से इज चाइना की आप दूरदर्शी पाकिस्तान का स्टैंड करता है, पहले बड़ा रोल था। नहीं तो एक मिनट मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ करण साहब जी कि ये जो हमारा पाकिस्तान का एक बड़ा ज्योग्राफिकल रोल कहा जाता था, ऐसा ही है। हमने देखा पिछले अरसे में जब हमने सी पैक बहुत हाईलाइट किया, हमने कहा गेम चेंजर ये वो, पता चला हमारी अपनी गेम चेंज हो गई, गवर्नमेंट जुड़ गई, हमारे यहाँ सब कुछ कहानी बदल गई, सी पैक कहीं इधर उधर हो गया। माना लोग कहते हैं जी सी पैक अब भी मौजूद है, अब भी सब कुछ वही पे हुई, लेकिन उसकी जो रफ्तार है शायद वो नहीं रही। अब दोबारा हमने फोकस किया, अब नजर आना शुरू हुआ कि जनाब सी पैक पे हम फिर एक्टिव हुए थोड़े से। अब मुझे लगता है कि अमेरिका कुछ अरसे से जो आपके साथ एंगेज नहीं है वो दोबारा एंगेज होगा, क्योंकि सी पैक जब भी आपका एक्टिव होता है तो फिर आप फोकस जरूर होते हैं। देखिए एक तो जिस तरह स्पेशली आप इसको लद्दाख के रेफरेंस से मैं बात करूंगा, जो अमेरिका की अगर कुछ तवक्कुआत थी कि नहीं इंडिया उसको फुलफिल कर पाएगा, वो तो ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ये सारे के सारे प्रोसेस के अंदर चाइना एक और बेहतर मजबूत मुल्क के तौर के ऊपर उभर के एक लिहाज से सामने आया, मिलिटरीली भी, इकनॉमिकली तो था ही। अच्छा, आप सिर्फ इतना देखें आपने, क्योंकि साउथ चाइना सी का भी तस्करा किया था, तो साउथ चाइना सी को भांपते हुए उन्होंने फ्यूचरिस्टिकली उन्होंने डिसाइड किया जी कि नहीं हम इसको ओके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को उन्होंने आगे लेकर आए और सी पैक को उसका एक हिस्सा बना दिया। अब आपने कहा जी पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत वो यहाँ पर उजागर होती है कि आपने 2000 माइल का जो टुकड़ा है वो आपने उनके हवाले किया जी कि ठीक है अगर आपको उधर इशू आता है फाइन, आप 15 दिन के रास्ते एक साउथ सी है या ये इधर से ग्वादर के थ्रू चले जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि यहाँ तो हमने मेक श्योर कर दिया कि असी मतलब काम स्लो ही रखांगे। अब रह गया साउथ सी, तो फिर इंडिया को कहा जरा तुम साउथ सी पकड़ो, तो दोनों रास्ते फिर चाइना को ब्लॉक करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अगर सी पैक की अगर जैसे हम जरा 50-50 है, रोकते नहीं, मेरा ख्याल है आप सी पैक अपनी अब हो गए, मुझे लगता है अब शायद थोड़ा सा हमने कहा कि नहीं यार तजर्बा गलत हो गया, अमेरिका के चक्कर में आ गए, हमारे लिए भी बड़ा जरूरी है। खुल के और हमें अमेरिका ने तो हर स्टेज के ऊपर डिश किया, मेरा ख्याल है हमें वी शुड बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड कि नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है हमें अमेरिका के साथ या किसी और के साथ मोहब्बत में इन्वॉल्व होने की। फाइन, आपके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और आपके जो बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है, मेरा ख्याल है हमारी वो स्ट्रेटजी या पॉलिसी होनी चाहिए और उसी के अंदर मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, नॉट अदर देन दैट। वाई देखें आप मानते हैं ना सी पैक इज अ गेम चेंजर, इट इज अ गेम चेंजर। अगर अब भी आप कर लें, बिल्कुल ऐसा ही आपने जाया कर दिए 2, 4, 5 साल चले, इन द लार्जर इंटरेस्ट लोग बदल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट कंट्री के लिए, मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए सी पैक is most important, ग्वादर सिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्वादर पोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने ग्वादर को ऑयल पोर्ट बना दिया। अब इस पे मेरा थोड़ा सा कंसर्न है कि अगर आप उसको वो लाइक हांगकांग, लाइक दुबई, जिस तरह प्लान था पिछली गवर्नमेंट का कि आप उसे एक मॉडर्न सिटी बनाते, वहां पे बीचेस होते, शॉपिंग होती, तो शायद हमें रेवेन्यू आता। अब आपने ऑयल पोर्ट भी बना दी, इसके बावजूद उसकी अपनी एक अहमियत मौजूद है। अभी अगर हम सी पैक को फोकस कर लेते हैं तो साउथ सी में तो प्रॉब्लम है, इंडिया वहां पंगे ले रहा, हम फिर भी बेटर गारंटर हैं कि हम सेफ रोड दे सकते हैं, एग्जिट पैसेज हम दे सकते हैं,
चाइना के लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं रादर देन के वो जाके समुद्रों में धक्के खाता फिरे, वहां उसको कभी अमेरिका टक्कर जाए। लेकिन यहाँ भी हम फिर मतलब किसी ना किसी मुल्क के, वो कहते हैं ना, किसी ना किसी की उसमें चक्कर में आ जाते हैं और सी पैक को या स्लो कर देते हैं या फिर लोग सी पैक को अटैक कर लेते हैं। बट आई बिलीव नाउ कि जिस तरीके से सी पैक का जो सिलसिला गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपका ये कंसर्न तो बिल्कुल आई एग्री कि जी हाँ आप इसको ऑयल सिटी के अंदर क्यों कन्वर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ वो दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व एक्चुअली इन पॉलिसी मैटर्स प्लानिंग के अंदर मौजूद हैं, गवादर को कैसे लेके चलना है। यस, लेकिन बड़ा साफ है ना, यूएई बर्बाद हो जाएगा। आपकी पोर्ट बनी तो आपके जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनकी अहमियत कम हो जाएगी, उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो रेवेन्यू शेयरिंग वो नहीं चाहते। आई एग्री विद। और ये हमने यानी ये तो ये अब ये ओपन सीक्रेट है कि कहाँ कहाँ हमने मार खाई है। हमने महज ये सोचा कि चलें दोस्तों को नाराज नहीं करते, कुछ और कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोस्तों की नाराजगी से ज्यादा अपने आप को देखना चाहिए, अपने फाइनेंशियल टर्म्स को देखना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा खित्ते के अंदर इस वक्त सिचुएशन है उसमें जो पाकिस्तान इस वक्त मुझे लगता है पिछले कुछ अर्सों में अरसे में हम देखा बहुत ही हम इसके हर चीज के अंदर इन्वॉल्व थे। अफगानिस्तान में हम झगड़ रहे हैं इंडिया के साथ हम, लेकिन अब थोड़ा सा हम शायद साइड पे हैं और बाकी जो हमारे कुर्बा जवार में है वो बहुत एक्टिव है। जैसे नेपाल से झगड़ा हो रहा है और पता चला जी को भूटान से झगड़ा हो रहा है, श्रीलंका के साथ झगड़ा हो रहा है। तो हम जो है थोड़ा सा तसल्ली में आ गए कि चलो ये जरा किसी और तरफ लग गए हैं। तो इन हालात में हमें तो ठीक हो जाना चाहिए। ये जो हमें खतरात चारों तरफ से लाक थे, अब मुझे लगता है वो कम हुए हैं। आपको लगता है? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, मेरा ख्याल है बिल्कुल। और दैट इज वाई आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, इन सारी चीज़ों को हमने प्लान करके फोकस करके और अगले चंद सालों के ऊपर कि हमने किस तरीके से चलना है, हमें इस पर वाकई बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि पास पड़ोस के अंदर आई एम श्योर कि इंशाल्लाह काबुल के अंदर चले लेट्स बैक टू द नेशनल पॉलिटिक्स। आपसे एक दो सवाल बड़े ज़रूरी कर रहे हैं। आप बहुत फ़ैन रहे हैं खान साहब के भी, और बल्कि आप ये तब्दीली के एक्चुअली फ़ैन रहे हैं कि चेंज आना चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की करना चाहिए। इस पर हमारी आपकी बहुत डिबेट हो चुकी है। अब 2 साल हो गए हैं हुकूमत को। इन 2 सालों में क्या मौजूदा गवर्नमेंट आपकी तवक्कुआत पे पूरी उतरी है? मैंने कल एक क्लिप देखा जनरल गुलाम मुस्तफ़ा का, हमारे दोस्त हैं, वो अक्सर प्रोग्राम में आते हैं, तो वो कहते हैं कि जी खान साहब ने उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा, बल्कि समुद्रों दरियाओं में जितना पानी है वो उम्मीदों पर बहा दिया। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया। वो भी बड़ा एडवोकेट करते रहे हैं, आप बड़े बहुत ज़्यादा उनके रहे हैं, एडवोकेसी करते रहे हैं, हम भी खान साहब के बड़े फैन रहे हैं, वोट डाला हुआ है। तो अब 2 साल बाद वेयर यू स्टैंड? मैं समझता हूँ कि चलें अभी 2 साल पूरा होने भी आपने बिल्कुल ईमानदारी से बताना है, सवा महीना रह गया। मैं तो इस चीज़ को देखता हूँ, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ और इस हुकूमत के बारे में मेरा इतना जरूर यकीन है कि आने वाले जो इनके चंद साल हैं, मैं आने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं अभी की बात, आने वाले को छोड़ दे, जो 2 साल ये गुजार चुके हैं, ठीक है, आप 2 महीने निकाल लें बीच में से, 22 माह कर लें, 22 महीने कर लें। इसमें मुझे बताएं कि क्या हमने और आपने जो तवक्कुआत बांधी थी क्या उस पर पूरा उतरे, और अगर उतरे हैं तो वो कौन से काम है जो किए? अच्छा ओके, मैं आपको इस तरीके से बताऊं, इस मुल्क के अंदर आफ्टर अयूब खान किसी हुकूमत को ख्याल नहीं आया कि हमने हाइडल पावर के ऊपर जाना है और हमने डैम्स बनाने हैं। नो, चाहे जैसा भी है, पिछली हुकूमतों ने कुछ काम किया, उसी में नुकसान लगे हो। नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे प्रैक्टिकल बताना है, हाइडल पावर इज अ प्रोजेक्ट जो बना नहीं है, सोचा गया। मैं आपसे कह रहा हूँ इन 2 सालों में जो कह के आए थे खास साहब, उनमें से कौन सा काम किया? ओके, मैं उसको ऐसे करूंगा कि इस 35 सालों से अगर इस मुल्क को एक बहुत माफिया टाइप के लोग रूल कर रहे थे और सारे लोग इनके साथ चल रहे थे, चाहे आप शुगर की बात करें, दिस इज द रियलिटी। और हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा। आईपीपीस की बात करें, आप मुझे ये बताएं ना, व्हाई डोंट यू स्पीक आउट कि आप ही के प्रोग्रामों में बैठ के हम बात करते थे कि पीपल्स पार्टी ने जो मुआहदे आईपीपीस के साथ किए थे, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं था जो इनके साथ ऐसा मुआहदा करता। वही आपसे दूसरी चीज नहीं, मैं आपसे 2 साल में गवर्नमेंट इनके पास है सर, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि डेफिनेटली
टॉल क्लेम्स के साथ, वादे वईद सारा, और ओवर एक्सपेक्टेशंस जिसको कहते हैं, बिल्कुल इनके सारे लोगों को थी। बट आपने इसी एडमिनिस्ट्रेशन से, इसी ब्यूरोक्रेसी से काम करना था। एंड डू यू थिंक इस ब्यूरोक्रेसी को नहीं कर सके? मैं ये समझता हूं कि अभी भी चीजें बेहतरी की तरफ मैं कहता हूं कि जा रही हैं। आप मुझे ये बता दीजिए ना, आपकी आप ऑप्टिमिस्टिक है ना? नहीं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं, ये मुझे चीजें व्हाई इट इज सो। नहीं, मैं एक चीज मैं बताऊंगा, आई विल नॉट लाइक आई वुड नॉट लाइक टू, आई कैन नेम मेनी पीपल। बिल्कुल ऐसे ही, आप डजंट मैटर। पहली बात तो ये है, उतर गया सबका। मेरा अपना परसेप्शन है, और मैं आपसे कहूं कि वो परसेप्शन बिल्कुल रियलिटी के ऊपर बेस करके मैंने ढेर सारे प्रोग्राम आपके साथ किए। मैं जो सोचता था, ये जो मैं आपसे बात करता था, मैंने आपसे भी, आप वुड से कि शायद बहुत सीखा है। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हाँ, इस गवर्नमेंट को अगर मैं पिछली गवर्नमेंट के साथ अगर मैं मवाजना करता हूं, आई स्टिल फील देम टू बी बेटर डेफिनेटली। आप मुझे ये बताएं, मुझे वो काम बता देना दो चार। अच्छा, मैं तो हाँ, मुझे ना बताएं, आप लोगों को बता दें कि जनाब ये काम जो है, ये आपके लिए ये काम हुआ है, आपके लिए ये काम हुआ, आपके लिए ये काम हुआ है। लोग भी कहे हाँ हमारे लिए काम हुआ है। अच्छा, मैं अब में नहीं, इस गवर्नमेंट वो जो लंबी लंबी छोड़ते हैं वो नहीं, इस गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है मैं सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा कि लोगों को पहली दफा आप ये कह सकते हैं कि शायद बोलना आया, अपने हुकूक का कहना आया कि नहीं, दिस इज समथिंग रॉन्ग, दिस इज द ओनली पार्टी कि जिसके अंदर लोग बैठ के अपने लीडर को भी बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं। यस, देयर डिसीजन अबाउट हैविंग, सुनिए ना, इसका मुझे और आपको क्या फायदा? नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, आप कोविड-19 आपने गुजारा, क्या आपको मुल्क के अंदर कोई पैनिक, नहीं सुनिए तो सही ना, मुझे कहने दीजिएगा ना, क्या आपको अपने मुल्क के अंदर कोई पैनिक नजर आई, कोई हरासमेंट नजर आई? क्या आपको फील हुआ कि नहीं, इस गवर्नमेंट को जो करना चाहिए था वो नहीं कर सके, जो इनके अपने वसाइल थे उसके तहत किया? आप देखें, यूरोप अमेरिका के अंदर आपने स्टोर्स को लुटते हुए देखा, बिलीव यू मी, उनको आग लगाते हुए देखा। यहाँ तो इस तरह की कोई सिचुएशन आपके अंदर नजर नहीं आई। एक तो आप इसको उस एंगल से देखें, ठीक है, मैं एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं, उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की उसकी कंटिन्यूएशन के अंदर वो लेकर आए हैं। इस गवर्नमेंट को कम से कम इतना तो मेरा ख्याल है रियलाइजेशन थी कि हाँ, लोगों के अंदर इसने पहली दफा आपने कैश तकसीम होते हुए एक लिहाज से देखा। यस, दे हैव टू डू मच। लोगों से लेना, सारी जिंदगी लेते रहे, थोड़ा दे दिया तो क्या हुआ? लेना देना जो एक अलग चीज है। जो आप देखा, ईदी साहब का बेटा भी 1 करोड़ का चेक दिया। ईदी साहब ने सारी जिंदगी पैसा लिया, कभी दिया नहीं था। तो जो लेते हैं थोड़ा दे भी देते हैं, वो तो मेरा ख्याल है। फिर तो ये तो ये एक्सपर्टी मैंने मान ली, फिर आप खुद देना, पैसा बांटा। देखिए, फैसल ईदी की जहां तक ताल्लुक है, देखिए अगर आपका मुल्क इतनी ग्रेव ट्रबल के अंदर हो, मुझे बताएं क्या इदारे ठीक हो गए, क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, क्या इकोनॉमी ठीक हो गई? बहुत शोर मचाते थे जनाब, कर्जे ले लिए 11,500 अरब कर्जा लिया था। अगर कर्जा ले लिया तो 8,500 अरब रुपए कर्जा लिया था पीपल पार्टी ने। आई कैन नेम यू मेनी प्रोजेक्ट जहां काम हो रहे थे। यू कैन नेम मी 1 प्रोजेक्ट जहां पे अभी काम कर रहे हैं और पैसा लगाया। 13,500 अरब आ चुका है। मैं उनकी बात नहीं करता हूं, जो फंड्स आए हैं वो तो छोड़े, वो तो पता नहीं किधर गए, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है, जो वापस देना है, जो लिखत पढ़त के साथ है, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं? जरा वो समझा दें। मैं एक आपसे वो क्या हमको चांद पे कोई नई बस्ती बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर आप ये बात करते हैं जी कि अच्छा कर्जे इन्होंने आके बढ़ा दिए, डेफिनेटली कर्जों की तरफ आप गए हैं, लेकिन उसी के साथ अगर वो कर्जे जो कि पिछली हुकूमतों ने लिए थे और आपने अपनी एयरपोर्ट्स को, अपनी शाहराहों को गिरवी रख के कर्जे लिए थे, आपको बगैर किसी नहीं, और सुनिए, आपको बगैर गिरवी रखे मिला? सर प्लीज, यस, दिस इज व्हाट आई से, उन्होंने कोई चीज गिरवी नहीं रखी इस पार्टी ने। ये तो इसको क्रेडिट दीजिए ना सर। यस, दिस इज व्हाट आई से, मैं वही आप सर्च कर रहा हूं। अच्छा, ये मैं मेरे लोगों से समझा दूं। आप ये कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी चीजें गिरवी रखी, कर्जे लिए, मतलब गिरवी का आपने क्या, एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, एयरपोर्ट और सड़कें गिरवी रख दी, मोटरवे को इनको बगैर उसके रखे मिल गए। चले अगली चीज, लिए तो कर्जे ना, ठीक, लिए तो कर्जे मेरी ना। बात सुन लें, अगर आपने इंटरनली इस गवर्नमेंट ने पिछले 22 महीनों के अंदर स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया, बिल्कुल अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। तो जो कमर्शियल बैंकों से कर्जे ले रहे हैं, जो अगर देखिए ना, मैं स्टेट पता है ना भाई, स्टेट बैंक से कर्जा आपको IMF ने बाउंड किया है। यू विल नॉट टेक एनी पेनी फ्रॉम स्टेट बैंक। ये आप उसके वजह से नहीं ले रहे, वरना आपको मिलते नहीं पैसे। बताए ना मुझे। मैं एक वही मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, मुझे ये लगा, छोड़े, ये लंबी बात हो जाएगी। कर्नल साहब, मतलब आप ऑप्टिमिस्ट, आप भी उम्मीद रखते हैं, आप दूसरे लफ्ज़ों में समझते हैं कि आप नहीं, उनमें जो ये कह रहे हैं जी पानी फिर गया, आप कहते हैं नहीं, वो यू हैव स्टिल होप। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई इतराज नहीं। अगर आपको उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है। मैं रोज कहता हूँ कि खास सब कभी ना कभी तो अच्छे काम करेंगे ना, हम सबको उम्मीद है और हम तो रखते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छे काम होंगे। अब एक छोटी सी बात है ना काज़मी साहब, इसी लाहौर में आप भी थे, मैं भी रहता था, और आए दिन हमें पता चलता था फलां की ज़मीनों पे कब्जा हो गया, फलां की ज़मीनों पे कब्जा हो गया। एटलीस्ट कम से कम वो कल्चर तो नहीं है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। पुलिस रिफॉर्म्स की, सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत थी,
बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम आती है कि आप सिलेक्शन ऑफ टीम की बात, अगर उस्मान बुज़दार की अगर आप बात करते हैं, राइट फ्रॉम द डे वन आई वुड यूज टू से कि जी ये आपका सिलेक्शन ठीक नहीं है, डेफिनेटली दो दिस मैन इज स्टिल। मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं उस्मान बुज़दार, आपस की बात है, मैं उनकी कारकर्दगी पर जाता, लेकिन इतना शरीफ आदमी, इतना गुमसुम और पप्पू सा आदमी, और ना कोई झगड़ा, ना कोई करोफर, और ना लाओ लश्कर, फिर आप ना लाओ लश्कर, मैं इसी के साथ इनको मानता हूँ। अच्छा, आगे देखिएगा, मैं लेकिन कारकर्दगी इसी शहर असल में जो जॉब है, जो उनकी असल जॉब है, वो तो वो नहीं कर पा रहे। नहीं, असल जॉब ये मैं उनकी अगर पर्सनैलिटी पे फिदा हूँ सर, अगर हम मैं इमरान खान की पर्सनैलिटी पे भी फिदा हूँ, लेकिन जो काम करना है वो तो नहीं है ना। अगर हैंडसम करता जाऊँ सर, हम और भूखों मरता जाऊँ, उस एंगल से भी देखें, पीपल्स पार्टी को, नून को अगर एक तरफ रखें, अगर इन्होंने आके अपने डिस्क्रिशनरी फंड जो अरबों की तादाद के अंदर होते थे रुपयों में, वो उन्होंने खत्म कर दिया। एक चीज समझ आइए, एक समझ आइए कि तहरीक इंसाफ के जो मानने वाले हैं या चाहते हैं, वो कम से कम उस नैरेटिव को बाय कर चुके हैं कि जो कुछ पाना है पिछली गवर्नमेंट ने पाना है। दिस इज ट्रू ना। आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने डिस्क्रिशनरी फंड का इस्तेमाल किया है? भाई गवर्नमेंट देखिए, क्या 6-7 घर ये चला रहे हैं पंजाब हुकूमत के खर्चे के ऊपर? क्या देखिए, ये तो बात है, ये तो नहीं हो सकता कि अगर ये सारी मुश्किलें पेश आ रही हैं आपको, जो कजिया उठाते हैं या उसके अंदर जरदारी साहब का नाम निकलता है या नवाज शरीफ का निकलता है। मेरी बात सुने, काम करेंगे तो दफ्तर सामने आएंगे, बिल्कुल ऐसे काम करेंगे तो दफ्तर बनाएंगे। 6-7 दफ्तर तो नहीं चलेंगे ना, काम करेंगे तो बनाएंगे ना सर। 6-7 घर तो नहीं चलाएंगे ना, 6-7 घरों का काम ही नहीं करना तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो तो काम कर रहे थे, 6-7 कैंप ऑफिस बनाए हुए थे, हमें पता क्या काम होते थे, डेवलपमेंट के 50 काम है, आपको पता क्या क्या हुए। चले ये तो है सर। अगर ऐसी इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जीएचक्यू के अंदर बैठते हैं, उनका घर भी कोई कैंप ऑफिस नहीं बना हुआ, उसी ऑफिस से सारी चीजें एमिनेट होती हैं। एक ही दफ्तर है जहां से पूरी फौज को पूरे मुल्क के अंदर कंट्रोल करते हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है, यही तो सिस्टम इन्होंने करना। फौज में कोई तब्दीली तो नहीं आई ना, जो पहले फौज में नहीं तब्दीली आई ना, तो इसका वही वो कर रहे हैं। सो दैट मीन को ठीक, पहले आर्मी चीफ भी ठीक काम कर रहे थे, ये भी बेहतर काम कर रहे हैं। लाइक वाइज अगर जिस तरह के ये जो सीएम और पीएम थे, जैसे ये पहले काम कर रहे थे, डेफिनेटली उनसे तो हटके काम कर रहे हैं ना। अगर बन्नी गाला का तो खर्चा है, हम है आपकी इस बात पे कि जनाब जो पहले काम करते थे वो उसको बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे होंगे, कोई खराबी होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये कि जो आए हैं क्या उन्होंने कोई खराबी ठीक कर दी है? ओके, वो आवाम खुश है उनसे? देखिए वो तो कोई लोगों की बाइंग पावर बढ़ गई है। आप मुझे कोई ये जो आपको पता है कि एक फिगर तो अब ये आम है फिगर कि जीडीपी जो है वो नेगेटिव में चला गया है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गई है। ये तो कोरोना के आने से पहले की बात है ना। कोरोना आया तो कोरोना को छोड़ दें कि कोरोना आने के बाद क्या हुआ, कोरोना से पहले जो कुछ था वो सब ठीक था। काज़मी साहब, जहां तक तो हम एक्चुअली एक चीज को पकड़ लेते हैं, हमारे बहुत सारे एनालिस्ट भी बैठे, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, कि जी हमारी जो जीडीपी थी वो तो 5% पे थी और अभी ये माइनस पे लेकर आ गए। 5.8 थी, 5% नहीं थी, कम आप 6% कर लें सर, मैं इस एंगल से बात करता हूँ। आप जरा जीडीपी उठा के देख लें यूएसए की, आप जीडीपी उठा के देख लें यूरोपियन कंट्रीज की और यूके की, वो 15-20 इतने परसेंट वो एक लिहाज से पूरी दुनिया के अंदर नीचे। जरा पड़ोस में 15-20% नहीं है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे किसी एक मुल्क यूके हैज गॉन मोर देन 50% ऑन इन जीडीपी। आपको पता कितनी चाइना की जीडीपी है? किसकी? चाइना कितनी जीडीपी है? चाइना की जीडीपी सर्टली वो भी नीचे आई है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो हाईएस्ट कितनी गई है? ग्रोथ तो गई थी 11-12% के ऊपर, वो 11% नहीं गई है ना सर। आप 4-5 परेशान हो गए थे, उनका इतनी जीडीपी हो गई, हमारे लिए इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, उसको वो नीचे ले आए थे। चाइना की जीडीपी जो है वो 6-6.5 से ऊपर नहीं। आपकी जब भारत ने क्लेम किया कि हम अपनी जीडीपी 7.5-8 पे ले गए, पूरी दुनिया में शोर मच गया था, हाईएस्ट जीडीपी चली गई है। सर अभी इंडिया बहुत से मुल्कों की 2-2-2.5% है, लेकिन वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, तरक्की पजीर नहीं है। आपके यहाँ पहली मरतबा 5 या 8 हुई तो आपने उठा के। काज़मी साहब, नहीं, अब थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा आप ना इसमें वो कहूँगा कि सख्ती ना करें। अगर जनरल मुशर्रफ को बात करते हैं तो ही हैड गॉन 6.5% जीडीपी की ग्रोथ की आप बात कर लें, और आपको उन 9 सालों के अंदर आपको लगता था कि नहीं, लोगों का ओके मायार जिंदगी कुछ बेहतरी जिंदगी दूसरी नहीं। दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगली चीज एक मैं आपसे बताऊं, मुशर्रफ ने जो काम किया ना, मैं मुशर्रफ का जाती तौर पर फैन हूँ। मुशर्रफ के दौर में मीडिया को बहुत सी चीजें नहीं बनी, ये जो आप बैठे हैं टेलीविजन को लाइसेंस मिले, इसके अलावा बाहर से बहुत सी बिल्कुल ऐसा ही है इन्वेस्टमेंट आई और एक जमाने में आपने फ्लरिश किया, बैंकों ने सिस्टम यहाँ पे लगाए,
तो कुछ अरसा हालात बड़े अच्छे रहे। मैं मानता हूँ ये उन दिनों की बात है जब मुशर्रफ साहब ने 3 साल तक को 12-13 मिनिस्टरों से मुल्क चलाया था और ठीक तरीके से चलाया था। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही, यानी उनका इब्तिदा अच्छा था, आगाज अच्छा था, अंजाम अच्छा नहीं था। इसका तो आगाज अच्छा दूसरा मैं एक मुझे नहीं पता अंजाम क्या होगा। वक्त बड़ा कम मुझे है, आधा मिनट दीजिएगा, कोई आधा मिनट ही आपके पास है, इसके बाद हम मैं सिर्फ इतना अर्ज करूं क्योंकि हम इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं और कोई भी पार्टी जब इक़्तिदार के अंदर होगी उस पर क्रिटिसिज्म आएगा, दे हैव टू डिलीवर नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। आप थोड़ी सी पड़ोस में चल जाए, इंडिया की आप बात करें, इंडिया के अंदर 135 करोड़ की आबादी में से 70 करोड़ लोग वो हैं सर जो कि खित्ता गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज क्लोज हो रही हैं, बड़े बड़े यूनिट्स क्लोज हो रहे हैं, बैंक्स उनके क्लोज हो रहे हैं, अरबों खरबों रुपए आवाम के डूब चुके हैं। इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना और आपका कितना है? ओके, वो तो अब मैं तो उसको इससे और भी ज्यादा डिटेल में जाकर जा सकता हूं कि जी अगर 1980 के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व, आज की बात करें ना, मैं आज की ये जो है ना, नहीं मैं आपको ये जो नरगिसियत है ना, और सर ये नरगिसियत की नहीं मैं बात कर रहा, में रहना है, नहीं इससे बाहर मैं सिर्फ एक चीज नहीं, आप मैं कहता हूं मेरी गुजारिश है आपसे बाहर आ जाए। 1980 के अंदर बात करें, आज ही की बात मैं समझाऊंगा आपसे कि 1980 के अंदर चाइना वाज 3.5, इंडिया वाज ऑलमोस्ट $2.25 अरब, उनका फॉरेक्स रिजर्व था, पाकिस्तान वाज लेस देन 1 बिलियन, यानी नेक टू नेक हम 1980 तक एक लिहाज से चल रहे थे। नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? आज 40 साल गुजर गए, 40 साल के अंदर चाइना बैठा हुआ 3200, उसके बाद वो जो सर अब वही मैं आपसे उसमें शुरू हो जाए ना, आप उससे अफगान वार से शुरू हो जाए, आप वो जो अफगान जहाद है उससे शुरू हो जाए, रशिया वाली जंग से शुरू हो जाए, माइग्रेशन से शुरू हो जाए, यहाँ पे जो आपने कैंप लगाए सब, यहाँ पे आप कलाशनकोव ले आए, जहाँ पे आप हेरोइन ले, तो एक लंबी दास्तान है। नहीं सुने ना, मैं आज की बात करूं, चाइना के अगर 3200 अरब डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व हैं, इंडिया के इट इज मोर देन 550 अरब डॉलर, और पाकिस्तान मुश्किल से कोई हमारी टोटल 11-12-13 बिलियन डॉलर के ऊपर बैठा हुआ है। ये मैं आपसे कहूंगा कि दिस इज द डिस्क्रेडिट डेफिनेटली मे बी टू दिस गवर्नमेंट बट मोर टू दोज पीपल जो कि 80 के बाद जिन्होंने हमें तो ये रूल किया। वाई बिकॉज देखिए ना, बात यह है काजमी साहब कि जब आप ऐसे लोग इस मुल्क को रूल करने के लिए लेकर आएंगे कि जिन्होंने जायदादें बाहर खरीदनी, उनका इंटरेस्ट बाहर होना है, यानी वो पाकिस्तान को रूल करें, बच्चे उनके फॉरेन नेशनल लोग हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि स्टिल यू एक्सपेक्ट कि ये लोग पाकिस्तान के वफादार हो सकते हैं, मेरे और आपके लिए कोई काम करेंगे? उन सबको समुद्र में फेंके। ये जो हमें कहा गया था कि हम आएंगे और 200 अरब डॉलर लेके आएंगे, अच्छा 200, और हम सारी दुनिया के अंदर जो है ना, वो सर 200 अरब डॉलर आता किधर तैयार बैठे, सारी दुनिया को सर, सारी दुनिया को अपनी मुसीबत पड़ गई है, सारी दुनिया कोरोना के चक्कर में पड़ गई, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, कोई हाल नहीं है वहां पे। कोरोना तो आ जाए सर, आप यकीन माने यूके गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने जो इससे पहले शुरू में जो पैसे देने थे दे दिए, आज उन्होंने पूरा यूके खोल दिया, उन्होंने कहा जी कि नहीं हमारे अंदर कोई सकत नहीं कि हम लोगों को सपोर्ट कर सकें, एंड दैट इज व्हाट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। आप मुझे बताएं ना, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आखिरी जुमला है, 1 लाख से ज्यादा होटल आपके बंद पड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं खोलते उनको? 10 लाख लोग तो वहां पे आपने बेरोजगार कर दिए हुए हैं। नो, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बड़ा सीरियसली काम करना है। खोलना मैंने सटली गवर्नमेंट ने खोला और आप आवाज तो उठाइए ना उसके लिए। आवाज उठा रहे हैं, पहले जो आवाजें उठाने वाली वो तो उठाए ना। आपने पूरी दुनिया के अंदर, अब तो अमेरिका ने भी आपके पायलट बैन कर दिए, यानी हमने, चले ठीक है, मैं तो कहता हूं इस बुराई के अंदर कोई बेहतरी निकलेगी ना, अगर वही बात है, फिर इन सारे लोगों ने मिलजुल के अगर PIA को अगर 150 अफराद एक जहाज पे होने चाहिए थे, आपने उठा के 550-600 कर दिए, देन हु इज रिस्पांसिबल? सर्टनली पीपल्स पार्टी एंड नून लीग। हम क्यों ना ये बात करें सर? हुजूर क्या पाकिस्तान को ताले लगाने आए हैं सर? जो आप देखें फिर यही बात, यानी आप ऐसे मैं तो सीधी बात है, मैं बड़ा इसमें मायूस हूं। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो हम दो, पाकिस्तान काज़िम साहब आगे जाएगा इंशाल्लाह, दोनों एक दूसरे आने वाले दिनों में आगे जाएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, जिस दिन मैं कायल हो जाऊंगा तो मैं भी बल्ले बल्ले करूंगा, फिलहाल मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। असद महमूद साहब को दावत देते रहेंगे कि वो हमें मौका दें इनके ईमान को तब्दील करने का, अगर ये करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो हमें तब्दील कर दें और हमें बता दें आके कि जनाब ये हुआ है, और अगर होता है तो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा CPEC, आई एम होपफुल, पहली बार मुझे ये पिछले 2 सालों में थोड़ी सी एक मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई है कि हम वापस CPEC की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मेरा कंसर्न है कि जो आपने ग्वादर को अच्छा शहर बनाने की बजाय एक ऑयल सिटी बना दिया, ऑयल पोर्ट बना दिया, उसको फ्री पोर्ट बनना चाहिए था फॉर अ ट्रेड एंड फॉर अ टूरिज्म, तो वो नहीं बन सका। अगर अभी उसको रीथिंक किया जाए
तो अच्छी बात है। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना और गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।